नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गढ़वाल का परमार या पवार राजवंश। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि उत्तराखंड में जब हम मध्यकाल को पढ़ते हैं तो उस समय हम पढ़ते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश। तो उनका शासन जो है पूरे उत्तराखंड में था। हमने पढ़ा है कि उनकी राजधानी कहाँ थी, सबसे पहले जोशीमठ थी और उसके बाद फिर वो बैजनाथ में उन्होंने उसको स्थानांतरित किया। तो जब कत्यूरी राजवंश का पतन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उत्तराखंड के एक भाग में, पूर्वी भाग में चंद का शासन हो गया और उसके बाद पश्चिमी भाग में परमार वंश का यहाँ पर जो है शासन हुआ। अब ये कैसे हुआ, इसमें देखिए, जब यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश की शक्ति जो है कमज़ोर हुई तो क्या हुआ, तो गढ़वाल जो है छोटे छोटे 52 गढ़ों में ये बट गया। 52 छोटे छोटे गढ़, गढ़ मतलब इसको एक हिसाब से आप ये समझिए कि 52 छोटे छोटे किले या 52 छोटे छोटे राज्य बन गए, जिसमें जो है अलग अलग राजा शासन करते थे। तो इसी समय एक घटना क्या हुई, कनकपाल नाम का एक युवक जो है ये गुजरात से तीर्थाटन पे यहाँ हरिद्वार आया। और जब ये हरिद्वार आया तो इसकी मुलाकात हुई चांदपुर गढ़ी के शासक किससे, भानु प्रताप से। तो अब जब ये भानु प्रताप से मिला, यह आया था धारण नगरी गुजरात से हरिद्वार, और ये मिला चांदपुर गढ़ी के शासक भानु प्रताप से। तो भानु प्रताप जो है इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने अपनी छोटी पुत्री का विवाह जो है इसके साथ कर दिया और अपना जो इसका राज्य था चांदपुर गढ़ी का वो इसको सौंप करके इसको अपना उत्तराधिकारी चुना और अपना जो है स्वयं बद्रिकाश्रम चला गया। तो यहाँ से फिर जो है चांदपुर गढ़ी पर कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसका जो अगला महत्वपूर्ण शासक है अजयपाल। अजयपाल ने क्या किया, अजयपाल जो है इस वंश का 37वां शासक था। इसने क्या किया, गढ़वाल के जो 51 गढ़ हैं शेष, उनको जो है जीत करके गढ़वाल का एकीकरण किया। क्या किया, एकीकरण किया। उनको जो है पूरा गढ़वाल की जो भूमि थी, जो राज्य थे, उनको जीत करके उनका एकीकरण किया और इसीलिए इसको जो है गढ़वाल या परमार जो ये वंश है इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखिए इसके समय क्या क्या हुआ, इसने जो है, क्योंकि इनके समय क्या था, आपका जो पूर्वी भाग है वहाँ पर जो है चंद शासक थे और चंद शासकों के साथ जो है इनका आए दिन जो है युद्ध होता रहता था। तो इसने क्या करा, अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए, अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए राजधानी को चांदपुर गढ़ से हटा करके देवलगढ़ बनाया और ये बनाया इसने 1512 में। और इसके बाद फिर 1517 में इसने यहाँ से भी अपनी राजधानी स्थानांतरित कर श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई। एक कार्य इसने और किया, देवलगढ़ में इसने, जहाँ इसका राजभवन था, वहाँ राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण क्यों कराया, राज राजेश्वरी जो है ये इनकी कुल देवी थी, तो इसलिए जो है इसने यहाँ पर देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। अब देखिए 52 गढ़ों के साथ जब इसका युद्ध होता है तो उसमें से एक गढ़ है उपूगढ़। उपूगढ़ का जो शासक था कप्पू चौहान, ये जो है इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता है और इसके साथ फिर इसका युद्ध होता है अजयपाल के साथ। लेकिन इसमें क्या होता है, कप्पू चौहान पराजित हो जाता है। लेकिन युद्ध में जो नुकसान होता है, जो जितने सैनिक मारे जाते हैं, इसको देख करके क्या होता है, अजयपाल का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह जो है युद्ध त्याग कर गोरखनाथ पंथ को जो है ये अपना लेता है। तो आप देखेंगे इसी प्रकार की जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी, मौर्य काल में जो है अशोक के साथ भी हुई थी, कलिंग युद्ध के समय। तो इसलिए इसकी तुलना अशोक से की जाती है और इसे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण शासक है बलभद्रपाल। बलभद्रपाल से संबंधित क्या प्रश्न आता है, देखिए बलभद्रपाल जो है इनको बहलोल लोधी के द्वारा जो है ये शाह की उपाधि प्रदान की गई थी और बलभद्रपाल पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि अपने नाम के साथ लगाई और यहाँ से फिर जो है ये शाह जो है इनके नाम के साथ जुड़ गया। तो ये भी जो है
बलभद्र शाह के नाम से ही जाने जाते हैं। इसके समय एक काम और हुआ, इसने जो है दिल्ली सल्तनत में दूत भेजने की परंपरा की शुरुआत की। अब देखिए अगले जो शासक हैं मान शाह। जो ये मान शाह हैं ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे और चंद शासकों में रुद्रचंद्र और लक्ष्मी चंद के समकालीन थे। इसने क्या किया, तिब्बत के दावा प्रांत में यहाँ इसके शासक को पराजित किया और उसके साथ इसने संधि कर ली। और संधि की क्या शर्तें रखी, प्रत्येक वर्ष ये जो दावा प्रांत का शासक था इसे जो है संधि के फलस्वरूप 1.25 सेर सोना और 4 सींग वाला मेढ़ा ये इसको भेजता था। इसके समय जो है बहुत बड़े कवि थे भरत कवि, तो भरत कवि को मान शाह ने संरक्षण प्रदान किया था और इसी के समय जो है इन्होंने मानवोदय काव्य ये जो है ग्रंथ की रचना भी की थी। इसके अलावा मान शाह ने श्रीनगर के पास मानपुर ये एक शहर है इसकी स्थापना की थी और जो इसके दरबार में जो भरत कवि थे उनको जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि से जो है विभूषित किया था। अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं श्याम शाह। अब देखिए जो ये श्याम शाह हैं इन्होंने क्या किया, जहांगीर से आगरा में मुलाकात करी, ठीक है ना। और जहांगीरनामा इसका पता हमको किससे चलता है, जहांगीरनामा में, क्योंकि जहांगीरनामा में इनका श्याम शाह का वर्णन भी है। इनके समय हमें यह भी पता चलता है कि इनके समय सती प्रथा भी यहाँ प्रचलित थी। कैसे पता चलता है, इनकी जो 60 पत्नियाँ थीं इन्होंने क्या किया था, इनकी मृत्यु के समय जो है ये सती हो गई थी। इनके समय एक कार्य और हुआ, इन्होंने महीपति शाह की देखरेख में श्रीनगर के पास केशव राय मठ का निर्माण भी करवाया। और क्या हुआ था देखिए, इनके समय पुर्तगाली पादरी अंद्रोदे ये जो है इनके दरबार में आया था। अब देखिए अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं ये हैं महीपति शाह। महीपति शाह जो थे ये पवार वंश के सबसे अधिक उम्र में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक थे। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पवार वंश का वह शासक जो सबसे अधिक उम्र में राजा बना या राजगद्दी पर बैठा वो कौन था, महीपति शाह। इनके एक प्रमुख सेनापति थे माधो सिंह भंडारी और माधो सिंह भंडारी को इन्होंने गर्व भंजक की उपाधि भी दी थी। जो ये महीपति शाह हैं इन्होंने मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की, जिस कारण से इनको मुगल क्या कहते थे, अक्कड़ शासक भी कहते थे। क्या कहते थे, अक्कड़ शासक। इसके अलावा इन्होंने रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की थी। पुराने समय में एक प्रथा थी, वो आपने देखा होगा, प्राचीन क्या अभी भी कुछ समय पहले तक गाँव में होती है और कई गाँव में तो अभी भी होती है, वो धोती पहन के भात खाने वाली। तो इसमें क्या होता था कि कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती थी जहाँ पर जो है आपको उस तरीके के संसाधन अवेलेबल नहीं हो पाते थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भात की जगह जो है रोटी लगा दिया कि भाई अब भात नहीं खा सकते तो रोटी खा सकते हैं। तो ये रोटी सूची प्रथा जो है ये इन्होंने शुरू की थी। अब देखिए अगले महत्वपूर्ण शासक हैं पृथ्वीपति शाह। ये जो है ये शाहजहाँ के समकालीन थे और इनके समय क्या हुआ, क्योंकि ये अल्पायु में ही बहुत छोटी उम्र में राजगद्दी इनको प्राप्त हो गई थी, तो इनकी संरक्षिका थी उस समय रानी कर्णावती। और इनके समय क्या हुआ, शाहजहाँ ने अपने सेनापति को जो है गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। और उसके बाद की कहानी आप सभी को पता होगी कि जो रानी कर्णावती थी उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ जो है इनका मुकाबला किया और मुग़ल सेनापति और इनके सैनिकों को नाक कान काट करके वापस भेज दिया। और इसी के बाद जो है इनको क्या कहा जाने लगा, नक्कटी रानी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गई। और इनके समय क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, अब देखिए आपका जो है मुग़ल सल्तनत में उत्तराधिकार का युद्ध भी चल रहा था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें दारा शिकोह की क्या हुई, पराजय हुई। और इसका जो पुत्र था सुलेमान शिकोह ये जो है दिल्ली से भाग करके यहाँ गढ़वाल में आ गया। पृथ्वीपति शाह के द्वारा इसको क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया, जिससे जो है औरंगजेब बहुत नाराज़ हो गया। अब क्या हुआ, जो पृथ्वीपति शाह के जो पुत्र थे मेदिनी शाह, इन्होंने क्या करा, इन्होंने मुग़ल मंत्री थे, इनके सेनापति थे जय सिंह, इनके पुत्र थे राम सिंह,
इनके साथ इन्होंने जो है सेटिंग करके जो है सुलेमान शिकोह को वापस औरंगजेब को सौंप दिया। अब इसमें क्या हुआ, औरंगजेब तो इनसे खुश हो गया, लेकिन जो इनके पिताजी थे पृथ्वीपति शाह, ये इनसे बहुत नाराज़ हो गए और इन्होंने क्या करा, इनको जो है मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया और बाद में फिर जो है मेदिनी शाह की दिल्ली में ही मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है मेदिनी शाह का पुत्र पृथ्वीपति शाह का पौत्र फतेह शाह, ये जो है यहाँ राजगद्दी पर बैठे और इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिरमौर राज्य पर आक्रमण किया। देहरादून के पास एक राज्य पड़ता था सिरमौर, तो वहाँ इन्होंने आक्रमण कर दिया और यहाँ का जो राजा था मेदिनी प्रकाश, इसने क्या करा, गुरु गोविंद सिंह से जो है, जो सिखों के 10वें गुरु थे, इनसे जो है हेल्प मांगी। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच 1688 में बंगाड़ी का युद्ध हुआ और इसमें सिख सेना जो है ये इसकी विजय हुई थी। जो ये फतेहपति शाह थे, ये संगीत, साहित्य और कला में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और इसीलिए मौला राम ने इन्हें जो है प्रीतम शाह के नाम से जो है इनको संबोधित भी किया है। इसके अतिरिक्त अकबर की तरह जो है इनके शासन में क्या थे, नवरत्न भी हुआ करते थे। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस परमार वंश के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे फतेह शाह। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, फतेह शाह के शासन में गुरु राम राय के द्वारा देहरादून में एक गुरुद्वारे की स्थापना भी की गई, जहां आपने देखा होगा झंडा मेला भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। अब देखिए इसके बाद शासक बने हैं प्रदीप शाह। हम इसमें जो है उन्हीं शासकों के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें जो है एकदम से बीच बीच में हमने बहुत से शासक छोड़ भी रखे हैं। तो अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं प्रदीप शाह। अब देखिए प्रदीप शाह के समय क्या प्रश्न आ सकता है इससे, गढ़वाल पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले परमार वंश के शासक थे प्रदीप शाह। इसके बाद क्या हुआ, जो प्रदीप शाह के पुत्र थे ललित शाह और कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, इन दोनों के बीच वार्ता हुई। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, तो इन्होंने क्या करा, कुमाऊं पर आक्रमण किया और उसके बाद वहाँ के जो राजा थे उनको बगवाली पोखर के युद्ध में हराकर, मोहन चंद को बगवाली पोखर के युद्ध में हरा करके वहाँ पर अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर विराजमान करा दिया। तो जहाँ पर आपने देखा होगा प्रद्युम्न चंद एक शासक का नाम आता है, तो वह प्रद्युम्न शाह ही हैं। अब देखिए प्रद्युम्न शाह ने, इन्होंने क्या करा, 1780 से लेकर 1780 से ये 1786 तक कुमाऊं की गद्दी पर आसीन रहे और 1786 से 1804 तक ये जो है गढ़वाल की गद्दी पर विराजमान रहे। अब जब ये गढ़वाल के राजा थे तो क्या हुआ, 1803 में गढ़वाल में एक बहुत तगड़ा भूकंप आता है, जिससे जो है इनके राज्य की अर्थव्यवस्था और राज्य जो है छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर 1804 में गोरखाओं ने क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह को पराजित कर गढ़वाल पर अधिकार कर लिया। तो ये जो है ये परमार वंश के प्रमुख शासक और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब देखते हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था का जो प्रमुख था वो कौन था, राजा, ठीक है। और राजा की हेल्प के लिए जो है अलग अलग अधिकारी होते थे। तो यहाँ पर कुछ सैन्य अधिकारी हैं, जैसे फौजदार। अब जो ये फौजदार था ये क्या था, ये एक सैन्य अधिकारी था और इसके ऊपर जो है परगनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। परगने मतलब जैसे अलग अलग राज्य को जो है अलग अलग डिवीज़न में बांटा गया था, तो एक परगने की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है एक फौजदार को दे दी जाती थी। अगले जो अधिकारी हैं वो हैं गोलदार। ये भी जो है सैन्य अधिकारी ही है और ये राजमहल और राजकोष की सुरक्षा का कार्य करता था। अगला जो अधिकारी है दफ्तरी। जो दफ्तरी है ये क्या होता था, ये राजा का जो कार्यालय होता था उसका प्रमुख होता था, मतलब एक हिसाब से इसको आप राजा का सेक्रेटरी समझ लीजिए। और ये टोटल जो लिखा पढ़ी का कार्य होता था पूरे राजा के कार्यालय का, ये जो है दफ्तरी ही करता था। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, दफ्तर वाला दफ्तरी। अब देखिए अगला जो है ये है नेगी। और नेगी क्या करते थे,
ये जो है कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। राज दरबार में जो पहुँचे हुए लोग होते थे, जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, ये उनका प्रतिनिधित्व करता था। और राजा इनसे समय समय पर क्या करता था, सलाह मशवरा भी कर लेता था। किसी महत्वपूर्ण मामले पर अगर राजा को सलाह की आवश्यकता होती थी तो वो इसी के पास जाता था। अगला जो अधिकारी है वो है सोधी। सोधी क्या करता था, ये राजमहल की व्यवस्था का कार्य करता था। राजमहल में टोटल जो व्यवस्थाएं होती थी वो सोधी के द्वारा ही की जाती थी। अगला देखिए मुख्तार। मुख्तार जो है ये परमार वंश में सबसे शक्तिशाली मंत्री होता था, और इसको आप जो है राजा का प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री टाइप समझ लीजिए। सबसे सर्वोच्च मंत्री ये जो है इस समय हुआ करता था। अगला जो है ये है वकील। अब देखिए वकील क्या करता था, ये अपने राज्य के साथ, अपने राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में जो वार्ताएं होती थी ये जो है उनको किया करता था। मतलब एक हिसाब से इसको आप राजा का क्या समझ लीजिए, दूत समझ लीजिए, जो अन्य राज्यों से राजा की बातचीत का कार्य करता था। अगला जो अधिकारी है वह है दीवान। और दीवान क्या करता था, ये आय व्यय का प्रमुख होता था, और आय व्यय रखने की पूरी जिम्मेदारी दीवान की ही होती थी। अब देखिए इनके समय जो सेना का जो संचालन होता था वो कैसे होता था। सेना जो है दो प्रकार की थी, एक पैदल सेना और दूसरी अश्व सेना। दो प्रकार की ही सेना इनके समय हुआ करती थी। वेतन जो है इनको जागीर के रूप में दिया जाता था। कुछ अधिकारियों को, जो हमने ऊपर अधिकारी पढ़े, इनको नगद वेतन भी दिया जाता था। इसके अलावा जो सेना के जो सैनिक होते थे इनको भूमि दान में दी जाती थी, जो शहीद हो जाते थे उनको। और जो ये भूमि दान में दी जाती थी इसको कहते थे रौंत। अब देखिए इस समय की न्याय व्यवस्था कैसी थी। जो साधारण मामले जो हुआ करते थे वो पंचायतों द्वारा निपटाए जाते थे, और गंभीर मामलों पर फौजदार और गोलदार जो है ये मामलों की सुनवाई करते थे और इनको निपटाते थे। राजा जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, और राजा के पास हत्या, राजद्रोह और डकैती के जैसे ये मामले सुनवाई हेतु आते थे। ब्राह्मणों की हत्या पर इनके वहाँ देश निकाला जैसा दंड दिया जाता था। और गौ हत्या और राजद्रोह हेतु जो है मृत्यु दंड की यहाँ पर जो है प्रथा प्रचलित थी। मृत्यु दंड जो है, जिसने राजद्रोह किया या गौ हत्या करी उसको सीधे यहाँ जो है मृत्यु दंड की सज़ा दे दी जाती थी। अब देखिए इनकी जो कर प्रणाली थी, कर प्रणाली कैसी थी। कृषि का जो है 1/3 भाग कर के रूप में दिया जाता था, जिसे क्या कहते थे, तिहाड़ कहते थे। तिहाड़, वो जेल वाला तिहाड़ नहीं, यहाँ ये तिहाड़ जो है कर से संबंधित है। इसके अतिरिक्त एक भूमि कर भी लिया जाता था, जिसे सिरती नाम से यहाँ पर भूमि कर लिया जाता था। कर वसूली का काम कौन करते थे, थातवान और ग्राम प्रधान। और कर से संबंधित समस्त आंकड़े दफ्तरी के कार्यालय में ये मौजूद रहते थे। अब देखिए इस समय की भूमि व्यवस्था कैसी थी। भूमि व्यवस्था जो थी, यहाँ जो है भूमि माप की इकाई क्या थी, नाली थी। और इसके अतिरिक्त भूमि जो है 3 प्रकार से दान में दी जाती थी। पहली जो थी वो थी आपकी रौंत भूमि। रौंत भूमि कैसी होती थी, अभी हमने आपको बताया, जो सैनिक युद्ध में शहीद होता था उसको जो है अस्थायी रूप से उसके परिवार की आजीविका हेतु आजीविका चलाने के लिए राजा जो भूमि दान देता था उसको रौंत भूमि कहते थे। इसके अतिरिक्त जागीर। जागीर क्या होता था, ये जो है जो अधिकारी होते थे, बड़े अधिकारी, उनको वेतन के बदले जो है जागीरें, भूमि जो है जागीर के रूप में दे दी जाती थी, और उससे जो भी आजीविका होती थी वो उनकी अपनी होती थी। और इसके अतिरिक्त एक भूमि और है यहाँ पर, ये है संकल्प। ब्राह्मणों को या राज्य के विद्वानों को ये जो है संकल्प के नाम से जो है भूमि दान में दे दी जाती थी। तो दोस्तों ये जो हमने आज जो है इस वीडियो में परमार वंश के राजाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े, और इनकी जो शासन व्यवस्था थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं। तो इसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।